आज 16 दिसंबर 2025 है और भारत का मौसम एक साथ कई कहानियां कह रहा है। कहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की तैयारी है तो दक्षिण के तटों पर तेज बारिश की चेतावनी, कहीं घना कोहरा ऐसा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो कहीं कड़ाके की ठंड। आज हम भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र से जारी हुए विस्तृत बुलेटिन की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बुलेटिन सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यूँ समझिए कि ये मौसम का एक थ्रिलर उपन्यास है। इसमें अलग अलग किरदार हैं, पश्चिमी विक्षोभ है, जेट स्ट्रीम है, चक्रवाती परिसंचरण है, और ये सब मिलकर पूरे देश के मौसम की कहानी लिख रहे हैं। तो हमारा मकसद भी यही है, इस तकनीकी दस्तावेज से वो जरूरी जानकारी निकालना जो हमें समझाए कि ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, और ये समझना वाकई दिलचस्प होगा कि एक ही समय पर भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम इतना अलग कैसे हो सकता है। देश के 3 कोने हैं, उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर, और तीनों में मौसम ने बिल्कुल अलग अलग रूप ले लिया है। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं, जहां पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर बिछने का इंतजार हो रहा है। बुलेटिन के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 18 से 22 दिसंबर के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मतलब क्रिसमस से ठीक पहले? हाँ बिल्कुल, क्रिसमस से ठीक पहले पहाड़ों का नज़ारा बदलने वाला है। और इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं रहेगा। जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, वहां से जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानों की तरफ चल पड़ेंगी। अच्छा। इसीलिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 20 और 21 दिसंबर को, और फिर उत्तराखंड में 21 दिसंबर को बारिश या हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ये एक तरह से सर्दियों के पैटर्न को और मजबूत करेगा। तो उत्तर में बर्फबारी की तैयारी है, लेकिन दक्षिण में तो कहानी बिल्कुल ही अलग चल रही है। वहां क्या हो रहा है? वहां तस्वीर एकदम उलट है। बर्फ की जगह भारी बारिश और तेज हवाओं का जोर है। आज यानी 16 दिसंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। जी, और सिर्फ बारिश नहीं, इसके साथ ही 16 और 17 दिसंबर को निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के इन्हीं इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 30 से 40 किलोमीटर, ये तटीय इलाकों के लिए काफी तेज मानी जाएगी, है ना? हाँ बिल्कुल। ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन समुद्र में ये ऊंची लहरें उठा सकती हैं और छोटी नावों के लिए तो खतरा पैदा कर सकती है। मतलब एक ही देश में एक तरफ लोग गर्म कपड़ों की एक और परत चढ़ाने की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ छाता और रेनकोट ढूंढ रहे हैं, और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तीसरी तस्वीर पूर्वोत्तर भारत से आ रही है। मेघालय में आज 16 दिसंबर को कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। मतलब एक ही दिन में देश में बर्फ, बारिश और ओले तीनों। यही तो भारत के मौसम की खासियत और जटिलता है। ये कोई संयोग नहीं है। एक तरफ हिमालय में भूमध्य सागर से आया पश्चिमी विक्षोभ असर डाल रहा है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी की नमी दक्षिण में खेल कर रही है। चलिए अब उस पहलू पर आते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, यानी तापमान। कहाँ ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तापमान की कहानी तो इस बुलेटिन का सबसे नाटकीय हिस्सा है। यहाँ हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। पहले न्यूनतम तापमान को देखते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले ही गया है, लेकिन अब इसका असर मैदानों में साफ दिख रहा है। अच्छा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से 5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच कांप रहे हैं। और मैदानी इलाकों में सबसे सर्द जगह कौन सी रही? ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला। सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस 2 बिल्कुल अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया। 2 जगहों पर? हाँ, एक तो पंजाब का आधमपुर, जो कि अपेक्षित है, लेकिन दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल? मतलब भारत के दिल में बसा भोपाल उतना ही ठंडा है जितना पंजाब का कोई शहर? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ठंड का असर कितना व्यापक हो चुका है। एक तरफ 4.8 डिग्री की कड़ाके की ठंड है, तो दूसरी तरफ देश में गर्मी का आलम भी है। कल ही केरल के कोट्टायम और कन्नूर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सही कहा, 35.2 डिग्री। मतलब कमाल है। देश के एक कोने में हीटर और दूसरे में एसी चल रहा होगा। और ये सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं है, इसका सीधा असर देश के पावर ग्रिड पर पड़ता है। वो कैसे? जब एक ही समय में देश के एक बड़े हिस्से में हीटिंग की और दूसरे में कूलिंग की जरूरत पड़ती है, तो ऊर्जा की मांग का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। ये आंकड़े हमें उस चुनौती का सीधा एहसास कराते हैं। तो आगे क्या होने वाला है? क्या उत्तर भारत में ये ठंड और बढ़ेगी? पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
लेकिन उसके बाद ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अच्छा, मतलब थोड़ी राहत मिल सकती है। हाँ, कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत। लेकिन गुजरात में कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, मैंने भी देखा, वहाँ तापमान बढ़ने की संभावना है। ये थोड़ा अजीब है, जब पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठंड बढ़ रही है तो गुजरात में तापमान क्यों बढ़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। गुजरात में अगले 24 घंटों के बाद तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसका मुख्य कारण हवा के पैटर्न में बदलाव है। वहां अरब सागर की ओर से आने वाली थोड़ी गर्म हवाएं ठंड को कम करेंगी, जबकि उत्तर भारत में सीधी ठंडी सूखी हवाएं आ रही हैं। समझ गई। लेकिन इस बीच एक चेतावनी भी है, शीतल लहर की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17 और 18 दिसंबर को तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है। और शीतलहर का मतलब सिर्फ ठंड नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। ठंड के साथ एक और चीज आती है जो सब कुछ रोक देती है, कोहरा। और इस बार कोहरा कोई मजाक नहीं है। हाँ, आंकड़े बहुत गंभीर हैं। आज सुबह उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा देखा गया, जहां विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। 50 मीटर से कम? मतलब अब अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सामने कुछ दिखने और प्रतिक्रिया देने के लिए 3 सेकंड से भी कम का समय मिलेगा। और आंकड़े तो इससे भी ज्यादा डरावने हैं। उड़ीसा के राउरकेला में दृश्यता सिर्फ 25 मीटर और पंजाब के फरीदकोट में तो ये सिर्फ 20 मीटर रह गई थी। सिर्फ 20 मीटर? लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो अविश्वसनीय है। अलीगढ़, बरेली, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर और कानपुर में वायुसेना स्टेशनों पर दृश्यता 0 दर्ज की गई। बिल्कुल 0, 0 मीटर। 1 मिनट, 0 मीटर। इसका मतलब आप अपनी गाड़ी के बोनेट से आगे नहीं देख सकते। ये तो पूरी तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति है। हाँ, बस इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि मौसम है, और ये समस्या भी बनी रहेगी। तो आगे के लिए क्या पूर्वानुमान है? कोहरे का साया भी बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में 17 से 21 दिसंबर तक और पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में 17 से 20 दिसंबर तक घना कोहरा छा सकता है। और सबसे गंभीर चेतावनी वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए है, जहां 17 और 18 दिसंबर को कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है। मतलब हमें 0 मीटर जैसी दृश्यता फिर से देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमने बर्फबारी, बारिश, ठंड और कोहरे की बात कर ली। अब पता लगाते हैं कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ये सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे कुछ बहुत शक्तिशाली मौसम प्रणालियां काम कर रही हैं। इस समय जो मुख्य किरदार है वो है पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ शब्द हम सर्दियों में अक्सर सुनते हैं, पर असल में ये है क्या? कोई आसान तरीका है इसे समझने का? जरूर। यूं समझिए कि भूमध्य सागर के ऊपर से नमी से भरी हवाओं का एक बड़ा तूफानी सिस्टम उठता है और हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पश्चिम से भारत की ओर आता है। जब ये हिमालय से टकराता है तो पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश करता है। अभी एक ऐसा ही सिस्टम उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू के ऊपर बना हुआ है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि एक और विक्षोभ इसमें आकर मिल गया है, जैसे एक छोटी लहर आकर एक बड़ी लहर में मिल गई हो, और अब दोनों मिलकर और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ रही हैं। तो क्या ये सिलसिला अभी जारी रहेगा? हाँ, एक और नया लेकिन थोड़ा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। और इसके अलावा कोई और बड़ा खिलाड़ी भी है इस खेल में? हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम है जिसे उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये तो काफी भारी भरकम नाम है। हाँ, है। इसको आसान भाषा में समझें तो सोचिए, हमारे सिर के 10-12 किलोमीटर ऊपर जहां हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां हवा की एक अदृश्य तूफानी नदी बह रही है। हवा की नदी? जी। और ये नदी बहुत तेज रफ्तार से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अभी ये उत्तर भारत के ठीक ऊपर है और इसकी रफ्तार 120 नॉट्स यानी लगभग 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। 222 किलोमीटर प्रति घंटा? ये तो किसी सुपरफास्ट ट्रेन से भी तेज है। बिल्कुल। और ये तेज हवा की नदी जमीन के पास बन रहे मौसम के सिस्टम को अपने साथ धकेलती है। इसके अलावा दक्षिण असम के ऊपर हवा का एक छोटा घूमता हुआ सिस्टम है जो पूर्वोत्तर के मौसम पर असर डाल रहा है। तो ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि कैसे अलग-अलग सिस्टम मिलकर मौसम की बिसात बिछा रहे हैं। अब आते हैं उन विशेष चेतावनियों पर जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है।
हाँ, और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मछुआरों के लिए एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। क्या है वो? 16 से 20 दिसंबर के दौरान उन्हें मन्नार की खाड़ी और उससे सटे कोमोरिन क्षेत्र के समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। वहां तेज हवाओं के कारण समुद्र की स्थिति खतरनाक हो सकती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया गया है रेड अलर्ट को लेके। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और बुलेटिन में इसे साफ किया गया है। लाल रंग की चेतावनी का मतलब रेड अलर्ट नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका सही मतलब क्या है? इसका सही मतलब है कार्रवाई करें, टेक एक्शन। ये रंगों का एक कोड है। पीला मतलब नजर रखें, नारंगी मतलब तैयार रहें और लाल का मतलब है कि अब सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का समय आ गया है। वाह, तो मतलब मीडिया में जब रेड अलर्ट शब्द इस्तेमाल होता है तो वो तकनीकी रूप से सही नहीं है, वो असल में एक अब एक्शन लो वार्निंग है। ये जानकारी तो चेतावनी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। बिल्कुल, घबराने की बजाय ये हमें बताता है कि अब क्या करना है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से ये साफ है कि भारत का मौसम कितना गतिशील और विविध है। उत्तर में बर्फ, दक्षिण में बारिश, मध्य और पूर्वी भारत में घना कोहरा। और इन सबके पीछे काम करती जटिल और शक्तिशाली मौसम प्रणालियां, मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभों की श्रृंखला और शक्तिशाली जेट स्ट्रीम आने वाले सप्ताह में उत्तर भारत के मौसम को दिशा देंगे, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर में स्थानीय कारक ज्यादा प्रभावी हैं। हाँ, ये एक जटिल संतुलन है जो लगातार बदलता रहता है। ये पूरी जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जब हमारे पास आगरा में 0 मीटर दृश्यता से लेकर 17 तारीख की रात को आने वाले एक नए वेदर सिस्टम तक की इतनी सटीक भविष्यवाणी मौजूद है, तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ छाता लेकर निकलना है या स्वेटर पहनना है, इससे आगे बढ़कर कैसे कर सकते हैं? हम अपनी यात्रा, अपने काम और यहाँ तक कि अपने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने के लिए इस अद्भुत विज्ञान का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।